सभी साथियों को परिचय देने का कष्ट करें। आप सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम दीपक है और मैं बलिया यूपी से संबंध रखता हूँ। मैं पिछले 1 साल से लगभग इंडियन एम्पावरमेंट नेटवर्क से जुड़ा हूँ और मैंने एमएससी बीएड कर रखा है और वर्तमान में मैं आईएएस का तैयारी करता हूँ। धन्यवाद। जी साथी मंगेश अधंगले जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मंगेश जी, आप सभी साथियों का परिचय देने का कष्ट करें। जी सर, मेरा नाम मंगेश दिलीप आडंगल है। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं अभी में हूँ और उसी के साथ मैं कोचिंग के साथ जुड़ा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय। थैंक यू सभी को। जय भीम, नमो बुद्ध। जी साथी सुजीत कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सुजीत जी, आप भी सभी साथियों को परिचय देने का कष्ट करें। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी 12वीं पास किया हूँ और नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर के कोचिंग में पिछले साल ही मैं जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है इस कोचिंग में जुड़कर भी सर इतने अच्छे से संचालन कर रहे हैं और हम जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, प्रवीण सर एंड ऑल। जी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुजीत जी, हमारे साथ साथी अच्छे लाल जी जुड़े हुए हैं। अच्छे लाल जी, कृपया आप अपना सभी साथियों को परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छे लाल जी। जी सर, मैं अच्छे लाल बोल रहा हूँ सर। जी, अपना परिचय देने का कष्ट करें अच्छे लाल जी। जी, मैं अच्छे लाल बोल रहा हूँ पठन कला से। जी, बहुत अच्छा स्वागत है आपका। मैं एक छोटा सा सिंगर हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ और बाकी मेरा अपना पर्सनल काम है ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका स्वागत है डैन परिवार में सर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क जो ये सशक्तिकरण संवाद चलाता है, इसका एक अपना उद्देश्य है। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक विचारधारा लाना हमारा मकसद है। किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल वर्क करना या अपना नाम कमाना या अपना चेहरा चमकाना, ऐसा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। इस डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के जो सशक्तिकरण संवाद में जो साथी शामिल होता है, सब साथी इक्वल है, एक समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। बस हम यहाँ पर हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, हम उनके जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं सभी और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि सर हम कैसा आचरण अपने अंदर पैदा करें कि हम जीवन में जो है सही दिशा की तरफ जा सके। अपने महापुरुषों के जो विचारधारा है वो अपने जो है ना आत्मसात कर सके। ऐसे विचार हम सीखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। साथियों, यहाँ पे इस संवाद को चलाने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। यहाँ पे सकारात्मक लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई संचालन करता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि हम इस देश में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हम सही विचार के लोग, अपने जो महापुरुषों के विचार है हम खुद सीखें और आगे देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है सही विचारों को आगे पहुंचाने की, और इस जिम्मेदारी को लेने की, अपनी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो साथी नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, कृपया अपना परिचय दें सभी साथियों को। साथी नीतीश जी, नीतीश T3301। शायद नीतीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, आज का जो जी नीतीश जी,
हेलो हेलो। Yes. Currently, I'm preparing for UPSC CSC 2022. Hello. जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दी हुई 10 पारमिताएं। हम 10 पारमिताओं के बारे में आज सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसे जीवन में आत्मसात करने के लिए हम कोशिश करेंगे। साथियों, इस 10 पारमिताओं के बारे में जिस भी साथियों को कुछ पता हो, जितना पढ़ा हो, तो अपने विचार व्यक्त करें, कोई भी साथी। मैं सबसे पहले साथी दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीपक जी, आप इन 10 पारमिताओं के बारे में थोड़ा सा हम सभी मतलब जितना आप जानते हैं आप बताने का कष्ट करें। बाकी हम सर से आज इन 10 पारमिताओं को संक्षिप्त में समझेंगे। जी, धन्यवाद सर। मैंने इसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किया, पर प्रातःकाल मैंने थोड़ा-सा देखा, उसके आधार पर मैं कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा। सर, 10 पारमिताएँ जो है इसमें ये बताया गया है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें 10 पारमिताओं का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा धूमिल याद कर पा रहा हूँ। शायद वीर्य के बारे में यानी एनर्जी के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उसे अच्छे कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए। मैं सर अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ पूरी तरह बोलने में, क्योंकि मैंने उसको अच्छा तरह से अध्ययन नहीं कर पाया। मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए सर। जी जी दीपक जी, साथियों बहुत अच्छी चीज बताई है दीपक जी ने, और हम सभी अध्ययन करें। मैं अब ज्यादा साथी है नहीं हमारे साथ में, तो परिचय हो ही चुका है। मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर कृपया इन 10 पारमिताओं को संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें, समझाने का कष्ट करें। धन्यवाद सभी साथियों को। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का मेरा नाम हमारे साथी अगर अपना माइक वो बंद कर देंगे, माइक्रोफोन की आवाज आ रही है। एक मिनट सर, मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ इसको। चलिए, भीम जी उनके फोन में शायद समस्या है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं आज 10 परिमिताएं, उस पर जाने से पहले मैं कुछ अलग बात पर रखने की कोशिश करूंगा जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें निरंतर इस बात को करना चाहिए कि इस सशक्तिकरण संवाद का मकसद क्या है, सशक्तिकरण संवाद और सशक्तिकरण हम कैसे कर सकते हैं, जो उद्देश्य है वो आखिर क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी विषय पर मैं चाहूँगा कि हमारे सभी साथी, मैं आज का विषय रखने की कोशिश करता हूँ, परंतु मैं चाहूँगा कि अंत में हम लोग इस पर अवश्य चर्चा करें कि सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है, सशक्तिकरण का मतलब क्या है और सशक्तिकरण तक पहुँचा कैसे जा सकता है, क्या ये वास्तव में संभव है। तो उसी पर हम बात करते हैं। आज के विषय पर अगर हम आज शुरू करें तो 10 परिमिताएं जो शब्द है, जैसे हम पहले से बात करते रहे हैं,
मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें आपको दिख जाएगा। मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं की, परंतु जो पारमिताएं हैं इनके नाम लिख दिए हैं। तो जैसा हम दोहराते हैं कि तथागत ने एक मार्ग दिया हमें, जो धम्म का मार्ग है और जो धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म के मार्ग और धम्म के मार्ग में बहुत अंतर है, क्योंकि धम्म का मार्ग हमें जीवन जीने की शैली बतलाता है। वो ये नहीं बतलाता कि हमें किस समय क्या संस्कार करना है, किस प्रकार अपनी जो व्रत या किस प्रकार के तप करने हैं, वो ये नहीं बतलाता। उसके विपरीत ये बतलाता है कि हम अपने जीवन को कैसे और अधिक सशक्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को दुख से दूर कर सकते हैं। तो ये मार्ग उन्होंने हमें समझाया है। इस मार्ग में पंचशील का रास्ता है, इस मार्ग में अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य आते हैं, 10 परिमिताएं आती हैं और 5 बाधाएं आती हैं, जिनका जिक्र, और इसके अलावा जो बुद्ध मॉन्क हैं उनके लिए ये मार्ग दिया गया है कि बुद्ध के जो हमारे अनुयायी, जो 2 वर्गों में बुद्ध के अनुयायियों को बांटा गया। एक प्रचारक, जिनको हम भंते बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जिन्होंने अपना सारा जीवन त्याग कर एक मॉन्क जीवन अपनाने का संकल्प लिया। कुछ नियम उनके लिए ज्यादा कड़े हैं, बाकी लोग अनुयायी हैं जो उनसे सीखकर अपने इस जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो वही सशक्तिकरण का मार्ग हमें तथागत बुद्ध ने समझाया है, और उसी में एक महत्वपूर्ण चीज है शील, महत्वपूर्ण बात है गुण। हमारे भीतर अगर हम अपने को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को सबल करना चाहते हैं, तो हमें, और ये सबलता हमारी अकेले की नहीं, हमारी व्यक्तिगत सबलता है, सबल होना है, अपनी मजबूती है, और हमारी सामूहिक सबलता है। तथागत ने इस बात को बहुत पहले पहचाना कि हमारे सामूहिक संकल्प के बिना, हमारी सामूहिकता के बिना सशक्तिकरण सफल नहीं है। व्यक्तिगत नहीं हो सकता है सशक्त होना। सशक्त होना व्यक्तिगत है, परंतु साथ ही वो सामूहिक है, और इसी प्रयास में उन्होंने संघ की स्थापना की और संघ को एक शक्ल दी, और उस संघ के कारण वो धम्म पूरे दुनिया में, ये जो मार्ग है, ये पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ। तो इसी मार्ग पर, इसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कुछ गुण हमें समझाए हैं कि ये कुछ गुण हैं जो हर व्यक्ति को अपने अंदर विकसित करने चाहिए। निरंतर इनमें विकास लाना चाहिए, इन्हें बढ़ाना चाहिए। ये कुछ गुण हैं जो उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए समझाए। ये गुण यदि आप अपनाएंगे, अपने भीतर रखेंगे, तो आप निरंतर और बेहतर होते जाएंगे, और जो ये मार्ग है, धम्म का मार्ग, सशक्तिकरण का मार्ग, इस पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने हमें समझाया कि दान परिमिताएं, 10 परिमिताओं के अगर हम पहले नाम याद कर लेते हैं, जो 10 परिमिताएं हैं: दान परिमिता, शील परिमिता, वीर्य परिमिता, शांति परिमिता, ध्यान परिमिता, सत्य परिमिता, प्रज्ञा परिमिता, अधिष्ठान परिमिता, करुणा परिमिता और मैत्री परिमिता। ये 10 पारमिताएं हैं जिनका पालन जिनका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये ऐसे गुण हैं, और गुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, परंतु उन गुणों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम सबके भीतर बहुत से अच्छे गुण होते हैं, परंतु यदि हम उन गुणों पर
उन गुणों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके विकास पर काम नहीं करेंगे, तो वो गुण व्यर्थ हो जाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो बुद्धिमान हो, जो इंटेलिजेंट, शार्प हो, जिसको हम इंग्लिश में शार्प शब्द से समझते हैं कि ये बच्चा बहुत गुणवान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, परंतु यदि वो उस बुद्धि का निरंतर प्रयोग नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से उसकी वो बुद्धिमत्ता धीरे धीरे उसका ह्रास होता जाएगा, वो बुद्धिमत्ता निरंतर खत्म होती जाएगी। तो उस बुद्धिमत्ता को, उस इंटेलिजेंस, उस शार्पनेस को बनाए रखने के लिए, अपने उस गुण को बनाए रखने के लिए निरंतर उसका अभ्यास करना आवश्यक होगा। ऐसे ही ये गुण हैं जिनका निरंतर अभ्यास करना, जिनको निरंतर आगे विकसित करना, अभ्यास करके उन्हें विकसित करना किसी भी परिवारजक के लिए अनिवार्य है। और यदि हम अपने को सशक्त जीवन जीना चाहते हैं, अपने लिए सशक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने अन्य गुणों के अलावा इन गुणों पर, इन 10 पारमिताओं पर अवश्य कार्य करना चाहिए। ये एक एक करके यदि हम इनको समझें तो हम पहले बात करें दान परमिताओं का, कि दान परमिता क्या है। दान परमिता के विषय में तथागत कहते हैं कि हम किसी से किसी प्रकार के बदले की आशा किए बगैर, हम किसी के लिए कोई भी उम्मीद रखे बगैर अपना काम करें, जहाँ भी संभव हो अपनी ओर से सहायता करें, अपनी संपत्ति को वहाँ पर लगाएं, अपने रक्त को यहाँ पर अर्पित करें, मतलब किसी भी एक्सटेंट तक जाकर और बिना किसी अपेक्षा किए दूसरों की भलाई में अपना सर्वस्व लगा देना, यही दान परमिता है। दूसरों के वेलफेयर के लिए, औरों के वेलफेयर के लिए अपने आप को झोंक देना, यही दान परमिता है। शील परमिता, शील परमिता, शील का अर्थ है हमारा नैतिक स्वभाव। हम सबके भीतर शील का एक एलिमेंट, हमारे सभी के भीतर एक स्वभाव हम सबके भीतर होता है, नैतिक स्वभाव। मैं हमेशा अगर अपने भीतर ध्यान से देखें तो हमें ऐसा मालूम होगा कि हम कुछ नैतिक कर्म करने में हमेशा बेहतर महसूस करते हैं और अनैतिक कर्म करने में हम असहज महसूस करते हैं। हम जब भी सच बोलते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, हमें एक प्रकार की प्रसन्नता, एक प्रकार की खुशी होती है। उसके दूसरी तरफ यदि हम देखें, हम कोई ऐसा अनैतिक कार्य करें, हम चोरी करें, कोई भी ऐसा काम करें जो एक्सेप्टेबल ना हो, तो अक्षम्य हो, तो ऐसे कार्य करते समय हमें एक प्रकार का भय की फीलिंग होती है। तो ये जो नैतिक स्वभाव है, ये सभी परिमिताएं हमारे बुनियादी गुण हैं, हमारे भीतर के गुण हैं, परंतु हम इस जीवन में आकर, इसके चक्र में आकर और यहाँ की जो विकृत मनोवृत्तियां हैं उनमें फंसकर अपने जो नैसर्गिक स्वभाव है, जो हमारा अंदरूनी स्वभाव है, जो नेचुरल टेम्परामेंट है, वो हम उसे खो देते हैं। तो ऐसे ही शील है, हमें पाप से भय करना है, हमें किसी भी प्रकार के गलत काम को करने से भय खाना है। ठीक है, हम कुछ भी गलत करें उससे भय रखना है, अकुशल करने से बचना है, उस मनोवृत्ति को त्यागना है और हमेशा कुशल करने की, कुशल कर्म करने की मनोवृत्ति को अपनाना है। बस यही है शील पारमिता। इसके बाद है वीर्य परमिता। जैसा हमारे साथी दीपक ने जिक्र किया, वीर्य परमिता क्या होती है? तो वीर्य परमिता है कि हम एक संकल्प रखें अपने जीवन में। संकल्प परमिता भी हम इसको बोल सकते हैं कि हम जीवन में जो भी करने का संकल्प करें, ये संकल्प जब हम कर लें तो उसके फिर पीछे पलट कर ना देखें, लगातार उसकी ओर प्रयास करें, पूरा सामर्थ्य दिखाएं, पूरा प्रयास करें, पूरे सामर्थ्य से उस ओर
कार्य करते रहें, बस यही वीर्य पारमिता है। शांति परिमिता, शांति परिमिता है जिसका अर्थ है कि हमें क्षमाशीलता, क्षमाशीलता हमारे भीतर होनी चाहिए, हमारे भीतर क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। तथागत ये बताते हैं कि घृणा से कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, नफरत कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, हिंसा, किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। क्षमाशीलता हमारी अनिवार्य एक मनोवृत्ति होनी चाहिए, एक परिमिता होनी चाहिए, ताकि हम ये जो घृणा से घृणा को शांत करने की कोशिश करते हैं, नफरत से नफरत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इस मनोवृत्ति का त्याग कर जो प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग तथागत ने हमें दिखाया है, उस मार्ग पर आगे बढ़कर हम इसका कार्य कर सके। एक है ध्यान पारमिता। ध्यान पारमिता को हम उपेक्षा या अन्न आसक्ति परिमिता भी कह सकते हैं। ध्यान करना, अपने को डिसएसोशिएट करना, अपने को अलग करना, ध्यान में जाना। तो ये ध्यान परिमिता, उपेक्षा परिमिता या अनासक्ति की एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि हम उस समय पर सबसे जुड़े रहे परंतु फिर भी ना जुड़े हों। ठीक है, सभी के साथ, सभी से जो है एसोसिएटेड रहे फिर भी डिसएसोसिएटेड रहे। हम प्रेम, प्रिय अप्रिय के भाव से मुक्त हो जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अनासक्ति जब हम अपने भीतर पैदा कर लेंगे, ये अनासक्ति पैदा करना आसान नहीं है, परंतु जब हम ये अनासक्ति पैदा कर लेंगे तो हम निरपेक्ष भाव से, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कार्य को कर सकेंगे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। अगली परिमिता जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रज्ञा परिमिता। प्रज्ञा परिमिता, तथागत ने प्रज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण, प्रज्ञा को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल मालूम हो सकता है, परंतु अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम समझ सकेंगे कि प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि से है, बुद्धिमत्ता से है। ठीक, बुद्धि पर हमेशा जो इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोलते हैं, पर इंटेलिजेंस हमेशा अच्छी नहीं हो सकती। काफी बार इंटेलिजेंस का हम नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं। बहुत लोग हम ऐसे मान पाते हैं कि जो बहुत होशियार है, होशियार मतलब दिमाग से तेज है, इंटेलिजेंट है, एनालिटिकल है, अगर हम दूसरे शब्दों में, आज के कॉन्टेक्चुअल शब्दों में कहें, स्मार्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुरूप व्यवहार कर पाते हैं, पर वो अपनी इस शक्ति का, इस इंटेलिजेंसी का प्रयोग नकारात्मक करते हैं। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो केवल अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, और जिसमें दूसरे की हानि भी छुपी हो तो भी उसे परहेज नहीं करते हैं, ऐसे होते हैं स्मार्ट लोग। तो ऐसे लोग बुद्धिमान तो हो सकते हैं पर वो प्रज्ञाशील नहीं हो सकते। प्रज्ञाशील व्यक्ति वो होगा, प्रज्ञाशील परिमिता ये है कि हम अपनी इस जो शक्ति है, जो ये इंटेलिजेंस है, जो हमारी स्मार्टनेस है, जो हमारी एनालिटिकल पावर है, जो हमें फिर मैं कहूँगा एक नैसर्गिक शक्ति, एक ऐसी शक्ति हमें मदर नेचर ने हमें दी है, जिसका प्रयोग करके हम बहुत से अच्छे काम भी कर सकते हैं और बहुत से गलत काम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये दो धारी तलवार है। तो प्रज्ञा हमें केवल ये बताती है कि हमें अपने भीतर इस प्रवृत्ति को डेवलप करना है कि कैसे हम अपनी इस बुद्धिमत्ता की शक्ति को, बुद्धिमत्ता की शक्ति, इंटेलिजेंस की शक्ति, एनालिटिकल पावर, ये इंसान का सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा अवगुण भी है। जो इंसान का एवोल्यूशन हुआ, इंसान बाकी जानवरों से भिन्न हुआ,
हो गया आज हम देखते हैं, तो वो बंदर से आज इंसान क्यों बना, वो उसके इंसान बनने में उसकी ये जो शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मेमोरी पावर, एनालिटिकल पावर, इसीलिए हमारा दिमाग भी बहुत समय वैज्ञानिक इस शोध में भी लगे रहे कि दिमाग इंसान का बड़ा है, इसीलिए वो अलग है। वो अलग नहीं है, परंतु ये बुद्धिमत्ता दोधारी चीज है, ये नुकसान भी करती है और फायदा भी करती है। ये डिपेंड पूरी तरह इस पर करेगा कि हम उसका कैसा प्रयोग करते हैं। तो प्रज्ञाशीलता उसी ओर ले जाना कि हम अपनी इस बुद्धिमत्ता की शक्ति को मानव कल्याण में लगाएं, फिर धरती के कल्याण में लगाएं, सभी जीवों के कल्याण में लगाएं। तो ये जो उसका प्रयोग है, यही प्रज्ञाशीलता है। सत्य परिमिता, सत्य परिमिता वो परिमिता है जो हमें झूठ बोलने से, ठीक है, हमारे भीतर हमारे भीतर बहुत समय ऐसा रहता है, हमें पता होता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना, गलत बोलना, ऐसा कुछ बोलना जो हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात बोलना, तो ये जो है असत्य है। जैसा हमारे को अष्टांगिक मार्ग में भी बताया जाता है, सम्यक वाणी, तो ये सत्य परिमिता वही है कि हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना है, सत्यवादी होने की ओर आगे बढ़ना है। अधिष्ठान परिमिता, परिमिता ये परिमिता है कि हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारे भीतर जो संकल्प होना चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हमें ये कर्म करना है। जो भी हम निश्चय करें, हम पढ़ाई करें, जीवन में जो भी हासिल करने का प्रयास करें, धीरे धीरे हमें ये दृढ़ संकल्प रखने की शक्ति को अपने भीतर विकसित करना होगा। करुणा पारमिता या मैत्री पारमिता, ठीक है, मैत्री पारमिता है जिसका अर्थ कि हम सभी मानवों के प्रति भातृत्व का भावना रखें, उन्हें अपने जैसा भाई समझें, किसी से किसी भी प्रकार का भेद ना रखें, अपने को अलग ना समझें। हम सब एक ही प्रकृति के बनाए हुए वो हैं, कृतियां हैं, तो उसी प्रकृति ने हम सबको बनाया है। तो हमारे भीतर ये जो ऊंच नीच का भाव है, बड़े छोटे का भाव है, किसी भी प्रकार के जो छोटे बड़े का भाव है, उससे अपने आप को मुक्त करना है और सबके प्रति मैत्री, आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्री की भावना को विकसित करना है। यही मैत्री पारमिता है। और ये मैत्री पारमिता ना केवल हमें अपने मित्रों से, जो हमारे घनिष्ठ हैं, जो हमारे प्रेमी जन हैं, उनके लिए रखनी है, बल्कि ये पारमिता हमें सभी के प्रति, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति ये हमें भाव रखना है। हमें अपने जो दुश्मन है, जिनसे हमारे भीतर एक प्रकार का की विरक्ति का भाव है, दुश्मनी तक का भाव है, ऐसे लोगों के प्रति भी हमें मैत्री भाव रखना है। क्योंकि हमने जैसा पहले शुरू में बात की थी कि हमारी जो घृणा है, ठीक है, घृणा से घृणा को खत्म करने की कोशिश करना व्यर्थ है, मूर्खता है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बात तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमें समझाई। तो उसी मार्ग पर चलते हुए हमें मैत्री पारमिता, हर एक व्यक्ति के प्रति हम मैत्री भाव रखें। और अंत में करुणा पारमिता की बात करते हैं। करुणा पारमिता है कि ये जो भाव है, जो ये जो मैत्री भाव है, ये हम केवल मानवों तक भी सीमित ना रखें, बल्कि इससे भी आगे जाए। ये करुणा पारमिता हमें ये बतलाती है कि हर जीव के प्रति, हर चीज जो जीवन जीवित है, उसके प्रति हम एक दया की भावना रखें, उसके प्रति एक प्रेम की भावना रखें। और यही करुणा पारमिता है कि हम करुणाशील बने, मैत्रीशील बने।
तो ये तथागत की 10 पारमिताएं थीं जो तथागत ने हमें हमारे साथ शेयर की, जो हमें बताई हैं कि किस प्रकार से यदि हम परिवारजन जन इस मार्ग पर चलेंगे तो कैसे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकेंगे, कैसे हम और अधिक सशक्त बन सकेंगे। वैचारिक सशक्तिकरण की, आध्यात्मिक सशक्तिकरण का जो पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया है, तो ये 10 परिमिताएं थीं। और इस 10 परिमिताओं से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ये 10 परिमिताएं हमारे जीवन में विशेष भूमिका रखती हैं, क्योंकि मैं निरंतर इस बात को समझता हूँ और शायद आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि अगर हम गौर से देखें तो हमारी समस्याओं का बहुत सा जड़ हमारे अपना व्यवहार है, हम कैसा व्यवहार करते हैं। हम सब के अंदर ये जितनी मनोवृत्तियां हैं जिनकी अभी हमने बात की, ये सभी मनोवृत्तियां हम सब के भीतर हैं। जो हम जैसे पैदा हुए, हम सब के भीतर ये भाव होता है। जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं हमें डर लगता है, हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें खुशी होती है। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इस सांसारिक दुनिया के चीजों में लपेटे जाते रहते हैं, यहाँ की जो अकुशल वृत्तियां हैं उनको हम सीखते जाते हैं, तो हमारे भीतर जो कुछ अच्छा होता है उसका धीरे धीरे ह्रास होता जाता है, वो खत्म होता जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम नेचुरल है। आप सोचिए, इसमें आपको दया का भाव आपके भीतर, मैं ये कहूंगा कि अगर हम सब कुछ ध्यान से देखें, ये सब हमारे भीतर है। हम कभी भी किसी आदमी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखेंगे, किसी को सड़क पे चोट लग जाएगी, किसी को कुछ नुकसान होगा, तो तुरंत हमारे भीतर एक भाव पैदा होगा, तुरंत हम उसकी मदद करने के लिए दौड़ेंगे। परंतु अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें दिखता है अरे कोई और तो कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं, यहाँ तो सब लोग, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो ये नहीं मदद कर रहे तो मैं भी नहीं कर। तो ये जो सांसारिकता हम सीखते हैं, जहां हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई ये लोग भी नहीं करें, जो अकुशल व्यवहार है, जब हम उसको देखते हैं और हम भी उसको फॉलो करने लगते हैं धीरे धीरे, सत्य बोलना है, अच्छे काम करना है, हमारे अंदर एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, हम कुदरतन ऐसा करना चाहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि अरे कोई और तो कर नहीं रहा, सब तो झूठ बोलते हैं, मैं अकेला झूठ में सच बोलूंगा तो क्या होगा, कोई मतलब मुझे नुकसान होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अगर हम अपने भीतर सोचेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि धीरे धीरे हम खुद अपने आप को असशक्त करते जाते हैं, अशक्त बनते जाते हैं, अबल होते जाते हैं। और उसी के कारण हमारे भीतर, अब जैसे दान की एक इच्छा है, दान करने की इच्छा, हमारे भीतर ये जो दान का भाव ना होना, इसके कारण हमारे भीतर आपस में एक दूसरे के प्रति संकोच का भाव पैदा होता जाता है, हम सीमित होते जाते हैं। और जब हमें आवश्यकता होती है तो हमारी कोई सहायता के लिए मौजूद नहीं होता, क्योंकि सहायता हमारे मानव जीवन में हर एक को आवश्यकता पड़ती है। कभी ना कभी, किसी न किसी समय हर व्यक्ति को दूसरों से सहायता की आवश्यकता पड़ती है, परंतु हम अपने इन भावों को सीमित करते जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप लोग ठीक समझे तो हम आगे इसी विषय पर चर्चा करते हैं और अपने सशक्तिकरण के मूल उद्देश्यों को समझते हैं। क्योंकि ये जो सशक्तिकरण संवाद है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जब क्योंकि लगभग ये सशक्तिकरण संवाद आज लगातार पिछले 1 साल से चल रहा है, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया है। अक्टूबर महीने में पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को शुरू किया था, निरंतर ये चलता रहता है। हर सप्ताह एक आध ही शायद नागा हुआ हो, वो भी बहुत ही रिसेंटली हुआ है। इसके अलावा आज तक इसमें कोई नागा नहीं हुआ। तो ये क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है? जो ये संवाद है, ये सशक्तिकरण संवाद है, इसका उद्देश्य है कि हम
कैसे अपने जीवन में जो अच्छे विचार हैं उनको एक जगह पर संकलित करें। हम सब जो आज के समय सांसारिक जीवन है, उस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, और जहां हम बहुत कुछ गलत भी सीखते हैं, बहुत कुछ ऐसा सीखते रहते हैं जो हमें नहीं सीखना चाहिए, परंतु हम उसको रोक नहीं सकते हैं। जो दूसरा पक्ष है, जहां हम असत्य का मार्ग है, जो घृणा का मार्ग है, वो हम हफ्ते में लगातार अपने आसपास घूमते हुए देखते हैं। हम यही मानते हैं कि यदि हम अपने को बेहतर करना चाहते हैं तो हर हफ्ते हमें मिलना चाहिए अपने जो हमारे महापुरुष हैं, जो तथागत हैं, हम तथागत या और अन्य महापुरुषों को, अपने और महापुरुष कोई अपने नहीं होते, सबके साझा होते हैं, जो भी किसी भी महापुरुष के अच्छे विचार हैं उन पर यहाँ हम चर्चा करें, उनको जानें और उनको आत्मसात करने की कोशिश करें। क्योंकि बाकी दिन तो हम जो भी घृणा है, बाकी सारी चीजें हैं, वो सीख ही रहे हैं। हम अपने जीवन का 1 घंटा निकालें, हफ्ते का 1 घंटा निकालें और इस चर्चा को करें। ये चर्चा बेशक बहुत बेफजूल लग सकती है, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये तो व्यर्थ की चर्चा है, ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं, इनसे क्या होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर हम निरंतर किसी भी एक विषय पर आगे सोचते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो वो निरंतर हमें जरूर आगे बढ़ाता है। हम किसी भी चीज की ओर अगर एक समुचित प्रयास, एक अथक प्रयास करते हैं, तो वो हमें निश्चित रूप से उस ओर ले जाता है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम लगातार इस रास्ते पर चलते रहें। और मैंने पीछे भी बात की थी, भीम सिंह जी से भी चर्चा हमारी हुई कि हमें इस कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए, समावेशी बनाना चाहिए। हमारे सभी साथीगण बारी बारी कर इस कार्यक्रम की तैयारी करें, इन विचारों को पढ़ें, जो भी अच्छा लगे उसे पढ़ें और तथागत को समझें, उनके विचारों को समझें और उन विचारों को हमें भी समझाने का प्रयास करें। साथ के साथ हम कुछ गीतों की जो शक्ति है, जो संगीत की शक्ति है, उसका भी प्रयोग करें, उसको भी समझें। क्योंकि अन्यथा जो ये मतलब जो स्पीच वाला, जो मोनोलॉग वाला काम है, ये इसमें एक रूप मतलब एकात्मकता है, मतलब एकात्मकता, इसके लिए मोनोटोनी है इंग्लिश में जो शब्द होता है, तो इसमें एक मोनोटोनी होती है। अगर हम संगीत से चले, संगीत का मार्ग अपनाएं, तो भी हम इसके लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे भीम सिंह जी और आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन विचारों को, अन्यथा ये विचार हमसे दूर होते जाएंगे और हम इन विचारों से दूर होते जाएंगे। तो इन पर आगे बढ़ने के लिए हम कुछ एक नियमित मार्ग जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ सके, ऐसे इसको और मजबूती से आप लोग भी रखने का, करवाने का प्रयास करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे समय दिया। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें 10 पारमिताओं के बारे में बताया है। और हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आप जी सर। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का बहुत बहुत साधुवाद साथियों। मैं आप सभी हम सभी साथी धन्यवादी हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर के, कि हमें इतने सकारात्मक विचार, ऐसा मतलब जो इतना सही दिशा हमें दे रहे हैं, उसके लिए मतलब जो हमारे पास में ना, मेरे पास में सर के लिए शब्द नहीं है उनके धन्यवाद के लिए। बस मैं इतना ही बोलता हूँ, सर के संपर्क में जब से मैं आया हूँ साथियों, मेरे जीवन में काफी बदलाव आया है। मैं अपने आप को बदल रहा हूँ और मैं दृढ़ संकल्प के साथ में डैन परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं हमेशा अपनी कोशिश करता रहूंगा, जिन विचारों से मैं बदल रहा हूँ, मेरा परिवार बदल रहा है, वो विचार सभी साथियों तक पहुंचाने का मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से दृढ़ संकल्प लेता हूँ। साथियों, हम सभी डैन परिवार के सदस्य हैं। हम सभी साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग
जो बोल रहे हैं वो अपने जीवन में उतारे और ये भी देखें कि क्या डैन परिवार इस विचारधारा को खुद अपने जीवन में उतारता है। साथियों अभी हमें 10 पारमिताओं के बारे में बताया, जिसमें पहली पारमिता सर ने बताई हमें दान पारमिता। मैं दान पारमिता पे थोड़ा सा, आप लोग सभी को पता है कि दान पारमिता को डैन परिवार सही में अमल करता है दान पारमिता पे या नहीं। साथियों आप सभी जानते हैं पिछले 6 साल से 2016 से दीप आईएएस कोचिंग के नाम से देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर जो है आईएएस की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये जो हो रहा है डैन परिवार की दान पारमिता की बदौलत हो रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर के जो वजह से हो रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं अपना। मैं इतने डेडिकेटेड पर्सन मेरी लाइफ में दूसरे साथियों मैंने नहीं देखे कि अब मतलब जो समाज के लिए इतने समर्पित कि डेली सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं। साथियों अभी आज ही 10 बजे से जो क्लास है नई नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की। साथियों मतलब देश के 19 राज्यों से आईएएस की कोचिंग दिलाने के साथ साथ सर मतलब देश के कोने कोने से जो बच्चे धन से वंचित है उन बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए आज से शुरू कर रहे हैं। साथियों ये दान पारमिता साथियों ऐसी दान पारमिता मैंने कभी नहीं देखी। बहुत सारे लोग अपनी जेब से 100, 50, 200, 1000 या 10,000 रुपए खर्च करते होंगे, मंदिरों में चढ़ाते होंगे, कि किसी अन्य गुरुओं को देते होंगे। पर साथियों ऐसे गुरु मैंने नहीं देखे जो अपने आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले देश की फसल पर इतना धन और इतना समय जो है ना दान करते हो। मैं नमन करता हूँ ऐसे दान पारमिता को निभाने वाले डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर को। साथियों मैं काफी ज्यादा बोल रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आप सभी साथियों के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों आज के संवाद पर आप सभी साथियों का फीडबैक बहुत जरूरी है। आप अपना अपना फीडबैक दें और जैसा कि सर ने बताया कि हमें सिंगिंग जो हमारा कवि साथी कहते हैं ना कलर कविता है और कवि और कलाकार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों इस डैन परिवार को कलर देने का काम, इसके लिए कविताएं लिखने का काम, इसके लिए कलाएं करने का काम कोई और नहीं करेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर के करेंगे तो एक बहुत सुंदर डैन परिवार बनेगा और ये जन जन तक पहुंचेगा। साथियों ऐसे सिंगर मैं जिनको जानता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे लाल जी, मैं साथी दीपक जी हैंड रेज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दीपक जी अपना समय देंगे। साथियों और साथी भी सिंगर होंगे, आप सभी साथी तैयारी करें डैन परिवार के लिए, सिंगिंग करें, कविताएं लिखें, जो जैसा कर सकता है वैसा करें और इसके लिए काम करने के लिए आगे आए। आपकी जरूरत है इस डैन परिवार में और ये डैन परिवार आपका है और इसको संभालने की जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। साथ ही दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक जी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं? दीपक जी प्लीज। सर अगर अक्षयलाल सर को समय देना चाहते हैं तो मैं बाद में अपना प्रश्न पूछ लूंगा। क्योंकि मेरा प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है लोगों को इरिलेवेंट लगे या, लेकिन वो प्रश्न रिलेवेंट है, इसलिए अगर अक्षयलाल सर को समय देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं अन्यथा मैं प्रश्न करूं। जी सभी साथियों को का समय जरूरी है। आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। सर अगर सर को उचित लगेगा तो अभी उसका जवाब देंगे, अगर बाद में देना चाहेंगे तो बाद में देंगे। प्लीज आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। अच्छा धन्यवाद सर। सर जैसे कि जिस पोस्ट पे सर है, मैं हमेशा से सोचता रहता हूँ कि इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद, अपने पारिवारिक जीवन में होने के बाद, मतलब उनके पास सामर्थ्य की सारी चीजें हैं। वो मंडे से लेकर संडे तक इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद फिर ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को हो सकता है कभी कभी क्लासेस लेते हैं।
तो मेरे मन में ये था कि आपको नहीं लगता कि सर मुझे मेरा एंटरटेनमेंट या मेरे लिए कभी समय ही नहीं बचता खुद के लिए। तो वो चीज़ें जो आपको मोटिवेट करते रहती है कि हाँ, नहीं अपना पता नहीं आप एंटरटेनमेंट भी करते हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें जैसे हम लोग ने ये जैसे कोचिंग को शुरू किया है, तो कभी-कभी लगता है कि वो डिमोटिवेशन सा फ़ील होने लगता है कि यार पता नहीं अब रहने दें या करें या क्या करें? थोड़ा-सा डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो आप कैसे अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखते हैं? अपना लगता है कि आप अपने लिए कब समय देते हैं? सर यही मेरा प्रश्न है। भीम सिंह जी, आप अच्छे लाल जी को समय देना चाहते थे? मेरे ख्याल से उनका गीत हो जाए, फिर इस पर रखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लंबा इसका उत्तर हो जाए। जी ठीक है सर। दीपक जी आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे सर। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा अच्छे लाल जी से पहले कि लक्ष्य बहुत जरूरी है साथियों। जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होता है वो ऐसे ही होते हैं। और बहन परिवार जिनका मुखिया जो ड्राइव करने वाला जो इतना डेडिकेटेड है, तो पीछे वाले लोगों अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर समर्पण दें, समर्पित हो जाएं उस दिशा की तरफ, तो साथियों निसंदेह ये अगर अच्छा मार्ग है तो उस मार्ग को हम एक दिन आगे लेके जाएंगे, सब मिल करके लेके जाएंगे। तो मैं साथियों मैं अब अच्छे लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सिंगर अच्छे लाल जी कृपया आप एक अच्छा सा गीत सुनाने का कष्ट करें। जी सर, जय भीम नवोदय। जय भीम हेलो, नवोदय जी। क्या सुन पा रहे हैं सभी मुझको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप हेलो सर, मैं आज शिक्षा के ऊपर एक गीत लेके आया हूँ। तो शिक्षा से क्या क्या मिलता है हमें, और हर बच्चे को मतलब हर अपने माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। हर हाथ जोड़ कर करूं विनती, सुनिए सब नर नारी। हे लड़का लड़की सभी रे पढ़ाओ जब, इज्जत होए तुम्हारी, इज्जत होए तुम्हारी। और पढ़ लिख के नर बने दरोगा, और बने पटवारी। तेरा लड़का जज बन जाए, लड़की जिला अधिकारी, लड़की जिला अधिकारी। रे शीश झुका मेरे तेरे पुत्र को, ऊंच नीच नहीं न्यारी। लड़का लड़की ही सभी रे पढ़ाओ जब, इज्जत होए तुम्हारी, इज्जत होए तुम्हारी। शिक्षा कारण भीमराव जी देश विदेशन धाये, बैरिस्टर बन गए लौट के जब भारत में आए, जब भारत में आए। फिर भारत का संविधान लिखा और हुक्म चला सरकारी। लड़का लड़की ही सभी रे पढ़ाओ जब, इज्जत होए तुम्हारी, इज्जत होए तुम्हारी। अगले क्लास में कैसे लिखा है? शिक्षा का वितरण नहीं होता, चाहे संपत्ति बट जाए सारी। बिन शिक्षा करे अंधा मानव, शिक्षा जो तुझियारी, शिक्षा जो तुझियारी। हो शिक्षा पाकर अमर हो गए भीमराव हितकारी। लड़का लड़की ही सभी रे पढ़ाओ जब, इज्जत होए तुम्हारी, इज्जत होए तुम्हारी। स्वामी विवेकानंद देखो भाई, शिक्षा का पाठ पढ़ हमें। जो नर शिक्षा नहीं पढ़े वो बार बार पछतावे, बार बार पछतावे। राम किशन तेरी बिन शिक्षा के, अच्छे लाल तेरी बिन शिक्षा के, कटे नहीं लाचारी। वो लड़का लड़की ही सभी रे पढ़ाओ जब, इज्जत होए तुम्हारी,
इज्जत होए तुम्हारी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। बहुत ही हेलो अच्छा गीत अच्छे लाल जी, बहुत जी बहुत सर, साधुवाद धन्यवाद। आपका। और साथियों हमें बिल्कुल इस अच्छे गानों की जरूरत है, मगर डैन परिवार की जो विचारधारा के अनुरूप जो अगर आप गाने लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माता सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका, उन पर आप गीत लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने जो ज्ञान के प्रतीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में उनका फ्रंट गेट पर लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज। उस सिंबल ऑफ नॉलेज की विचारधारा के अनुरूप गाने लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, डैन परिवार जो कार्य कर रहा है उसके अनुरूप आप गाने रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप से विनती है कि कृपया ऐसे गाने भी आप लिखें। साथियों, जी और सर, जरूर। साथी कोई अपनी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका, अच्छा लाल जी। और कोई साथी अपना फीडबैक देना चाहता है तो कृपया अपनी बात रखें। कोई भी साथी, हमारे साथ साथी घनश्याम रोहिल्ला जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपने आज का संवाद सुना है, क्या आप अपना फीडबैक देना चाहेंगे? घनश्याम रोहिल्ला जी की शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। घनश्याम जी कुछ बोल रहे हैं बट शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, कोई और साथी अपनी बात कहना चाहता है? साथी मोतीलाल जी, साथी मोतीलाल जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी साथियों, कोई भी साथी जो आज के संवाद पर अपना फीडबैक देना चाहता है, आप आजाद हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो साथी प्रश्न कर सकते हैं। साथियों, आप अपना प्रश्न तैयार करें, आप विचार करें, सोचें कि हमारा क्या प्रश्न है, क्या दिमाग में चल रहा है। तब तक मैं साथी दीपक जी के प्रश्न का जवाब डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से लेना चाहूंगा। सर प्लीज दीपक जी के प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करें। धन्यवाद दीपक। दीपक, आपका जो प्रश्न है वो बहुत रिलेवेंट है, परंतु मैं इसका एक ही उत्तर दूंगा कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो सशक्तिकरण का विचार, यही विचार है। जो सशक्तिकरण का मार्ग है वो हमें अधिक मजबूत बनाता है हर प्रकार से, ना केवल वैचारिक रूप से मजबूती उसका बहुत अनिवार्य अंग है, उद्यमशीलता, संकल्प उसका बहुत अनिवार्य अंग है। तो मुझे लगता है, खैर आप मेरे बारे में जो राय रखते हैं मैं उससे काफी विपरीत राय अपने बारे में रखता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कम चीजें कर पाता हूँ। मुझे हमेशा इस बात को लेके एक थोड़ी सी ग्लानि, जबकि ये भी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे मैं इस चीज से, जो ये अटैचमेंट है, इससे भी मुक्त होना चाहता हूँ कि मुझे अपने सामर्थ्य से जो भी कर सके, क्योंकि जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उपेक्षा की, कि तथागत हमें ये भी बताते हैं कि जो उपेक्षा है, अनासक्ति है, ये भी बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हम बहुत बार चीजों के साथ जो अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, किसी चीज को करने का जो एक अजीब सी जिद के पीछे पड़ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। कभी कभी वो नुकसानदायक होता है, बेशक कितने भी अच्छे उसके नेतार्थ हो, कितनी भी अच्छी इंटेंशंस हो। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और आप हम सब के अंदर ये शक्ति रहती है। अब जैसे क्लास का आपने बात की, मुझे लगता है मेरा एंटरटेनमेंट यही है। जब मैं क्लास नहीं कर पाता हूं तब मैं ज्यादा व्यथित महसूस करता हूं, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब अपना कुछ सहयोग नहीं कर पाता हूं, कोई एक्टिविटी या कोई इस तरीके की चीज नहीं कर पाता हूं,
तो मुझे उनके लिए ग्लानि लगती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं से कर पाता हूँ। और निश्चित रूप से मुझे भी उससे मुक्त होना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को मुक्त करूं और हम सभी अपने आप को सशक्त करें। मैं हमेशा एक ही बात के लिए जोर देता रहूंगा कि हम सबको अपने आप को मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है वैचारिक रूप से, अपने आप को विचार से, ज्ञान से मजबूत बनाना है। सबसे ज्यादा हमें नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या हमारे महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने सभी प्रकार के विचारकों ने क्या बातें रखी है, उनको एनालाइज करने की शक्ति हमारे ही भीतर होनी चाहिए, और फिर अंत में उनको एग्जीक्यूट करने की, जो भी आपको ठीक लगता है कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करने की शक्ति हम अपने भीतर विकसित करें तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, होता है, बिल्कुल संपन्न है। पर ये एक लंबा प्रयास है, एक लगातार चलने वाली कोशिश है, धीरे धीरे निरंतर। जैसे मैं आप सभी लोगों से, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनसे दो ही चीज का निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आज का जो आपका समय है, आप अपने आप को आर्थिक रूप से स्टेबल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग कहीं एक ठीक ठीक नौकरी पर लग जाएंगे, ताकि ये जो लाइवलीहुड की चिंता है, जीविका की चिंता है, उससे आप थोड़े से ऊपर उठ जाएं। कि हम जीविका की चिंता से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब हम अपने आप को, अपने जो अलग अलग आयाम हैं, जो व्यक्ति के अपने आयाम हैं, उनको खोल पाते हैं। यदि आप कुछ गलत चीजों में लिप्त ना हो जाए, जो आपके पास थोड़ा सा अधिक समय रहे, तो उनमें आप अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो निरंतर इस सशक्तिकरण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत करें, और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें। ये सब चीजें बड़ी आसानी से संभव होंगी, हम सब के लिए संभव होंगी। धन्यवाद दीपक, भीम सिंह जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने जी बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक से जो चीजें बताई हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और ये एनर्जी देती है, अगर सर इतना कुछ कर सकते हैं अगर समाज के लिए, हमारे लिए, आप सभी के लिए, तो साथियों हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक चीज और, अगर सिंह जी मुझे एक सेकंड और देंगे तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें से कोई भी कार्य को जब तक हम किसी दूसरे के लिए किया गया कार्य के तौर पर देखेंगे, तब हम उससे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये जो कार्य है, जो भी हम कर रहे हैं, ये वैचारिक सबलता, सशक्तिकरण का जो कार्य है, ये हमारे लिए अपने भीतर, अपने लिए निवेश है। ये निवेश कर रहे हैं, जैसे एक व्यापारी होता है, वो अपने पैसे को लगाता है, ऐसे ही हम अपना समय अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो मैं इसे हमेशा ऐसे देखता हूँ, जैसे हम अपने बच्चों के लिए, बहुत लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों के लिए कि भाई आने वाली पीढ़ी, मकान बनाना है, 1 मकान 2 मकान और जो भी सुख साधन है हम इकट्ठा करते हैं। परंतु हमारी समस्या ये है कि हम हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। हम में से हर कोई सोचता है, जो भी मतलब प्रौढ़ हैं, जो उस एज से निकल चुके हैं, जो स्टूडेंट को छोड़ के, हर कोई चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित किया जाए, उनका भविष्य बेहतर किया जाए, इसके लिए हम काम करें। हम अपना तन मन धन, माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़ते हैं, खुद चीजों का बहुत कुछ त्याग करते हैं, बच्चों पर निवेश करते हैं, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ऐसे ही मैं इसे मानता हूं कि ये भी एक प्रकार का निवेश है, जो हम अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ये जो समय है, ये जो पैसा है, ये कुछ नहीं है, हम ऐसे भी निवेश तो करेंगे, करते ही हैं। तो ये वो निवेश है जिस निवेश का फल हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, और तो ये हमारे लिए अनिवार्य है और हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इसलिए उस बात को, अपने जो कर्म का सिद्धांत है, उसको फिर से यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा कि कर्म का सिद्धांत बिल्कुल हमें यही बात बताता है। आज हम जो कुछ हैं, आज हम सब कुछ जैसे भी हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे से पीछे की किसी व्यक्ति ने निवेश किया था,
कुछ लोगों ने निवेश किया, चाहे हमारे माता पिता ने निवेश किया या महापुरुषों ने निवेश किया, इसलिए आज हम थोड़ा बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी, जो हमारे बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ियां हैं, वो बेहतर जीवन जिए, तो आज हमें निवेश करना ही होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ऐसा निवेश करने की जरूरत है और सभी को करनी चाहिए। हम छोटे छोटे निवेशों की तरफ हमारा पूरा समाज जरूर भागता है कि जो मेरा है मेरे पास आ जाए और मेरे पास ही रहे। ऐसे तो सभी करते हैं, मगर जो जमा पूंजी आप दे रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से सभी के लिए जो आप कर रहे हैं, बहुत ही मतलब जो सराहनीय है सर आपके लिए। साथियों, व्यक्ति विशेष मतलब जो है ना, व्यक्ति विशेष यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस ये सीखने वाली चीज है साथियों कि अब हमें बार बार सर को आइडल मानना पड़ता है। सर कोई जो है, हमें सर का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सर ने जो एजुकेशन लिया साथियों, वो केवल मतलब अपने लिए तो ली है, अपना घर परिवार तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। सब कुछ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है सर के पास, पर वो चाहते हैं कि आपके घर तक वो सम्मान पहुंचे, आपके घर तक भी वो जो है वो जमा पूंजी पहुंचे जो सर ने अपने लिए कमाई है। इसीलिए सर जो निरंतर एक समूह बनाने की कोशिश करते हैं, सकारात्मक समूह, जो साथियों हम लोगों का समूह है यहाँ पे। आप आज सभी साथी जुड़े हुए हैं, ऐसा समूह बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जमा पूंजी सभी को करनी चाहिए। ये जमा पूंजी बहुत ही बेशकीमती है साथियों। किसी साथी का और कोई प्रश्न है साथियों तो अपना प्रश्न रखें। जी, कोई साथी अपना किसी साथी का कोई प्रश्न है तो साथियों प्रश्न रखें, अन्यथा हमारा समय समापन की तरफ जा रहा है। शायद किसी साथी का कोई प्रश्न बचा हुआ नहीं है, तो साथियों आप सभी साथी सहमत हैं तो मैं आज के समापन को समाप्त करने के लिए डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर इस संवाद को क्या यहीं समाप्त कर सकते हैं? जी, आज बिल्कुल हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभी साथियों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी प्रकार सशक्तिकरण के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी।